हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19th एंड 20th ऑफ सितंबर 2021 के। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। और यहां पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपके सामने आ सकें। और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड उसका नाम है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों 90 से 95% तक वो करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा जो आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आपको मिल जाएगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन हम आपको ये करंट अफेयर किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगा वीकली सेक्शन जिसमें हम आपको 3 तरह के अलग अलग सेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर हफ्ते अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जिसमें आपको डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, टॉप 100 करंट अफेयर पूरे महीने के और पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को आप रिवाइज कर सको। आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह के टॉपिक्स की पीडीएफ दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम आपके लिए अलग से 3 सेक्शंस लेके आए हैं, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों चीजें सिर्फ बैंकिंग और इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगी और जो क्विज होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं मंथली बेसिस पे। और अगर आप जितना भी करंट अफेयर अभी तक जा चुका है पास 2021 का जितना भी जा चुका है तो वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं, एग्जाम पीडीएफ से। और आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा। इसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और इसी तरह से हम आपके स्टेट करंट अफेयर भी कवर करेंगे, मतलब अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम ये आपको हेल्प करेगा और हम आपको हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। कोई अलग अलग प्राइस नहीं ले रहा आपसे, सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है। उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों का प्राइस बहुत कम है। लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट की अपनी, तो वो 2 साल का बाय करें, क्योंकि 1 साल और 2 साल के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और दोनों सब्सक्रिप्शन में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 19 और 20 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जितने भी देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का, आप कह सकते हो इवन यूरोप का, लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया ऐसा कौन सा डिक्लेयर किया यूनेस्को ने, जिसको नाम दिया गया है अमेजोन ऑफ यूरोप। वैसे तो अमेजोन के जो जंगल हैं वो आपको ब्राजील में मिलेंगे, साउथ अमेरिका में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसको नाम दिया गया है अमेजोन ऑफ यूरोप और ये है मुरा, द्रावा और दानुबे बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रखना है आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका बी होगा। तो मुरा, द्रावा और दानुबे दोस्तों नदियां हैं कहाँ की, यूरोप की बहुत ही फेमस नदियां हैं। तो इसलिए इन नदियों के नाम से ही ये बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये 5 यूरोप की कंट्रीज में से निकलती हैं ये रिवर्स। तो इसीलिए ये 5 कंट्रीज का वर्ल्ड का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 कंट्रीज में से होके निकलता है। मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 5 कंट्रीज में अपना एरिया शेयर करता है, जिसको नाम दिया गया अमेजोन ऑफ यूरोप। तो ये यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया है। फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जरूर पूछेगा एग्जामिनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है या क्रोएशिया है, हंगरी है और साथ में सर्बिया है। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी तो इकट्ठा ही है, तो याद रहेगा इसमें। और आपने याद रखना है स्लोवेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया। तो किसी भी तरह से इसको याद कर लें, कोई निमोनिक्स बना ले, किसी भी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सी कंट्री में ये नहीं आता या कौन सी कंट्री में आता है। और ये क्यों बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों इसको डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इसमें आपको वाइट टेल्ड ईगल जो है वो मिलती है। इसमें आप कह सकते हो कि और भी कई तरह के जानवर जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2,50,000 के आसपास माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। वो पक्षी जो आप कह सकते हो दूसरी जगह से आते हैं तो या दूसरी जगह जाते हैं, तो वो भी 2,50,000 की ये डेस्टिनेशन है ये बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसलिए याद रखना है यूनेस्को की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है। अब ये 5 कंट्रीज की जिम्मेवारी है कि इस बायोस्फीयर रिजर्व को मिलके वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इस बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास कोई भी जो है वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि ये खराब करें इस एरिया को, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो है वो 5 कंट्रीज प्रमोट करेंगी।
लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो लाइक होए साउंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोस्तों कनाडा का है, ये भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है मार्टिनिक्यू बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोस्तों फ्रांस का है, ये भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है कोलसाई कॉलदेरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कजाकिस्तान का है। तो ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व भी रिसेंटली ही डिक्लेयर किए गए हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1945 में किया गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट है मतलब डायरेक्टर जनरल हैं वो ऑड्रे अजोले हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? पेरिस के अंदर। और आपने याद रखना है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया हुआ है कि 2021 का साल जो है वो क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। किसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एडवोकेट अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से? तो अलग अलग कंट्री से एडवोकेट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन आपने याद रखना है रिसेंटली कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर हैं 2014 के इंडिया से, उनको अपॉइंट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट बाय यूनाइटेड नेशन। और आपको पता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? टोटल 17 हैं, जिसको 2030 तक अचीव करना है। तो इसके कई लक्ष्य हैं। एसडीजी एडवोकेट जो हैं वो काम करते हैं कई विषयों के ऊपर, जैसे कि आप कह सकते हो जेंडर डिवाइड के ऊपर काम करते हैं कि हमने जो है वो जो जेंडर डिवाइड है उसको क्या करना है? कम करना है, मतलब जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम करना है। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को हमने प्रोवाइड करना है। तो जो कैलाश सत्यार्थी जो बच्चों के साथ जुड़े हैं, बच्चों के राइट्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इनको जब 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था वो भी बच्चों के लिए ही मिला था, क्योंकि इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, जिसमें इन्होंने बहुत से बच्चों का बचपन जो है उसको सही रास्ते पे लेके आए, उनको अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाई ताकि वो सक्षम बन सके। तो इसीलिए इनको जो काम दिया गया है वो यही दिया गया है कि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है और बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो इनको दायित्व भी जो है वो वहीं मिला है, और बहुत ही फेमस चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था इसी काम के लिए। तो इसलिए याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन बनाए गए? कैलाश सत्यार्थी। आप देख सकते हो कैलाश सत्यार्थी जी का फोटो। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे जो बाकी आप नाम देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप सबसे पहले देख रहे हो शंभुनाथ श्रीवास्तव, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन, यूनाइटेड नेशन का ही एक ग्रुप है चेयरमैन, किसका? इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। अब्दुल्ला शाहिद मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है 2021 की, जो यूनाइटेड नेशन का अभी 76th जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है, उसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट है रेबेका ग्रिंसपैन, रेबेका को अपॉइंट किया गया है यूएनसीटीएडी, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का जो सेक्रेटरी जनरल है वो किसको बनाया गया है? रेबेका ग्रिंसपैन को बनाया गया है। तो सारी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लेवल पे हैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हो, तो इसलिए तीनों याद रखनी है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो एसडीजी एडवोकेट का काम क्या होता है कि वो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करे, डिजिटल डिवाइड, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन या बच्चों के राइट्स को प्रमोट करे, और वो अपनी जो आप कह सकते हो कि उनका जो इमेज है उसको यूज़ करके वो अलग अलग जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। सिंपल है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का? तो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है। ये एक तरह की आप कह सकते हो मिनी रत्ना ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नाम से पता लग रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया अलका नांजिया अरोड़ा को। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आप अलका जी का चेहरा यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपको याद रह सके। आप कह सकते हो वो इंडियन डिफेंस अकाउंट ऑफिसर रह चुकी है 1991 बैच की, और उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। आजकल वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर। तो अलका अरोड़ा को बनाया गया है इस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का हेड। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो इंपॉर्टेंट है। रेखा शर्मा रिसेंटली री अपॉइंट की गई हैं, किस ओहदे पे, किस पायदान पे? ये बनाई गई हैं चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। डॉक्टर तजेंद्र एम बसीन ये चेयरमैन लगाए गए हैं एडवाइजरी बोर्ड के। कौन से एडवाइजरी बोर्ड के? जो कि आरबीआई की तरफ से बनाया गया था, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। हितेंद्र दवे ये सीईओ बनाए गए हैं एचएसबीसी इंडिया बैंक के। याद रखना है एचएसबीसी इंडिया, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास दुशानबे डिक्लेरेशन। आपको पता होना चाहिए दुशानबे किसकी कैपिटल है। ये रिसेंटली अडॉप्ट कर ली है
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो हैं वो अडॉप्ट कर चुके हैं दुशानबे डिक्लेरेशन को। देखो यार बहुत ही सिंपल है, किस तरह से याद रखना है। दुशानबे कैपिटल है तजिकिस्तान की, किसकी, तजिकिस्तान की। और अगर आपको पता है कि 2021 की चेयरमैनशिप जो है वो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन की तजिकिस्तान के पास है, तो आप आंसर दे देंगे। तो एशियान की चेयरमैनशिप तो यार ब्रुनई के पास है। G20 की चेयरमैनशिप आपको पता है कि इटली के पास है। G7 की जो है वो किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। तो आंसर एक ही बचा, वो क्या है हमारे पास, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए याद रखना है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दुशानबे डिक्लेरेशन को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि दुशानबे डिक्लेरेशन के अंदर है क्या। एससीओ मेंबर कंट्रीज ने अडॉप्ट तो कर लिया, इसका मतलब है कि हमने काउंटर टेररिज्म को प्रमोट करना है, मतलब टेररिज्म को रोकना है, और साथ ही अफगानिस्तान के अंदर पीसफुल जो है नेगोशिएशंस करनी है, उसमें स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो ये दो काम के लिए दुशानबे डिक्लेरेशन फेमस हो गया। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे आप नरेंद्र मोदी देख रहे हो जो कि इंडिया मेंबर है एससीओ का, व्लादिमीर लेनिन देख रहे हो आप, रशिया प्रेसिडेंट है, रशिया हेड है मतलब इस एससीओ का। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। तजिकिस्तान के अंदर ये मीटिंग हो ही रही है। तो ये काउंटर टेररिज्म को प्रमोट करता है और अफगानिस्तान के अंदर पीस को प्रमोट करना है। जो लोग टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उनको रोकना है, और साथ में यही मैसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में हमने आगे बढ़ाना है। इस तरह से अफगानिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन तो बन चुका है, लेकिन उसके अंदर जो सरकार है उसमें डेमोक्रेसी आए, उसमें जो है वो पीसफुल स्टेट बन सके, वो टेररिज्म से फ्री हो सके, वॉर और ड्रग्स से बचाया जा सके, उसके ऊपर ये काम किया जाएगा। और इवन जो एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में कल्चर और हेरिटेज को भी शेयर करेंगे, ये भी दुशानबे डिक्लेरेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो सिंपली मेन जो बात है दुशानबे डिक्लेरेशन के अंदर, वो अफगानिस्तान के अंदर सरकार को अच्छा काम करने के लिए हमने प्रेरित करना है। और एससीओ के बारे में याद रखना है दोस्तों, एससीओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो व्लादिमीर नोरोव हैं। कौन है, व्लादिमीर नोरोव। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना के अंदर। और इसकी चेयरमैनशिप तजिकिस्तान के पास है 2021 की। और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी, 8। बेसिकली इसको बनाया 6 कंट्रीज ने था। कौन कौन सी, एक तो रशिया है, एक चाइना है, 4 कंट्री सेंट्रल एशिया की हैं, मतलब आप कह सकते हो कजाकिस्तान है इसमें, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान इसमें आप कह सकते हो, रशिया हो गया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, और इसमें तजिकिस्तान है। तजिकिस्तान के पास तो चेयरमैन, ये 6 कंट्रीज ने इसको बनाया था। 2 कंट्रीज बाद में ऐड हुई, कौन सी, इंडिया और पाकिस्तान। कौन से ईयर में ऐड हुई हैं, 2017 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया इज सेट टू हैव द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बाय द मार्च 2022। और उस एक्सप्रेसवे का नाम आपने मुझे बताना है, बहुत ही सिंपल है, दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, मतलब एक्सप्रेसवे। तो ये दोस्तों 2022 के मार्च महीने तक जो है वो पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी होगी, 1380 किलोमीटर होगी। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो टाइम है वो बहुत ही कम लगा करेगा, 12 से 13 घंटे जो है वो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा ये टाइम पीरियड, ये दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है इसको बनाने में, 9,80,000 करोड़, बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है उसको बनाने में खर्च किया गया है। और ये इंडिया का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा दोस्तों जिसमें हेलीपैड्स होंगे, मतलब जिसमें हेलीकॉप्टर्स को उतारा जा सकता है आपातकाल सिचुएशन के अंदर। और इसमें ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और हो जाता है, तो वहाँ पे इसको पेशेंट्स को ले जाया जा सकता है। हर 100 किलोमीटर के गैप के बाद जो है एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, ताकि पेशेंट्स को बचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। और ये इन्फॉर्मेशन नितिन गडकरी जी ने हमें दी है, जो कि आप कह सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, नागपुर। कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। अगला आते हैं, हाउ मेनी विलेजेस विल बी कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अक्रॉस द कंट्री। तो नाम से पता लग रहा है आदर्श ग्राम योजना, मतलब हमने एक अच्छा गांव बनाना है, वहां पे जितने भी डेवलपमेंटल के काम हो रहे हैं उनको पूरा करना है, खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लेकिन अब कह दिया गया है कि जिन स्टेट्स, जिन गाँव में 50% से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है उसको पहले फोकस किया जाएगा। तो टोटल कितने गाँव को कवर किया जाएगा इसमें, 36,000 गाँव को कवर किया जाएगा। याद रखना है आपने, उन गाँव के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा जिसमें 50% या उससे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो है शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए, आदिवासी या किसी और प्रजाति से हैं, तो इसलिए उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। 1700 ट्राइबल विलेजेस जो हैं वो केवल असम के अंदर हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंदर, जिनको मॉडर्न विलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, इसमें 21 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे हर गांव जो भी इसके अंदर सेलेक्ट होगा, जिसमें से 20 लाख रुपए जो है, जो गैप है गांव के अंदर, बाकी गाँवों से या बाकी जगहों से जो उनके अंदर नहीं है चीज़ें, वो प्रोवाइड की जाएंगी इस 20 लाख से। और 1 लाख रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए लगाया जाएगा, ताकि बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज जो हैं वो लोगों तक पहुंच सकें।
और आपको एक बात और बता दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर आदर्श ग्राम योजना दोस्तों 2009-10 में चलाई गई थी। ये आप कह सकते हो मनमोहन सिंह उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जब इनको चलाया गया था। और मेन था कि जो शेड्यूल कास्ट पर्सन हैं उन गाँव में, तो उनको बेस्ट टू बेस्ट डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड की जा सके गाँव के अंदर, और गांव को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन 2018 में स्कीम को थोड़ा सा चेंज किया गया और इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी गई, लाइक 10 चीज़ें और ऐड कर दी गई कि हमने एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना है गांव में, पानी के ऊपर भी फोकस करना है, हमने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं। तो सिंपली प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर इसको जो है वो लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से इसको जो है वो चलाया गया है, क्योंकि इसमें शेड्यूल कास्ट विलेजेस को भी जो है वो शामिल किया गया है और शेड्यूल ट्राइब विलेजेस को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से स्टार्ट किया गया है। और कौन है यूनियन मिनिस्टर? अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? खुंती। खुंती कहाँ पे दोस्तों? झारखंड। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है ताकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी एक्सपर्टीज है और उनकी फैसिलिटीज हैं इसरो की, वो कंपनी यूज किया करेगी। तो आपको पता है कि इसरो जो है वो प्रमोट कर रहा है स्टार्टअप्स को, कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप है वो स्पेस इंडस्ट्री के अंदर आ सकें। तो उन स्टार्टअप्स को प्रमोट तभी किया जाएगा जब वो स्टार्टअप्स को फैसिलिटी इसरो प्रोवाइड करेगा, अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। और ये रिसेंटली साइन किया गया अग्निकुला कॉस्मोस के साथ। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो अब अग्निकुला कॉस्मोस बहुत ही सिंपल हो गया कि इसरो की फैसिलिटी यूज करेगा, उनकी एक्सपर्टीज यूज करेगा ताकि व्हीकल्स को लॉन्च करने में हेल्प हो सके। और अलग अलग तरह से जितनी भी, चाहे वो 3D टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे वो टेस्टिंग के बेसिस पे है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है इसरो की टेस्टिंग फैसिलिटी के बेसिस पे अब अग्निकुल यूज़ कर सकता है। और आपने याद करना है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा पहला एग्रीमेंट कौन सी प्राइवेट कंपनी के साथ कर चुका है? स्काई रूट एरोस्पेस के साथ कर चुका है। ये फर्स्ट कंपनी थी जिसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने ये टाई अप जो है वो किया था कि वो इसरो की एक्सपर्टीज को यूज़ कर सकता है। और आपने इसरो के बारे में तो दोस्तों याद रखना ही रखना है। इसरो के जो फाउंडर हैं वो विक्रम साराभाई हैं। इसको 1969 में जो है वो बनाया गया था। इवन इंडिपेंडेंस दिन इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसके डायरेक्टर हैं के सिवान। के सिवान। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु एड्रेस G33 फ्रॉम इंडियन साइड। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ग्रुप आ गया G33। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा क्योंकि G20 हम सुनते हैं, G7 सुनते हैं, लेकिन कभी भी G33 न्यूज़ में नहीं रहा। तो इंडियन साइड की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया है, ये मैं आपको बता दूं। ये ग्रुप जो है वो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर और ट्रेड से रिलेटेड है। तो या तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर करेंगे या फिर जो है वो ट्रेड के मिनिस्टर करेंगे, मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर करेंगे। तो इसको नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नहीं किया, इसको एड्रेस किसने किया? पीयूष गोयल जी ने। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा? डी होगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी, आप हंसता हुआ चेहरा यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही तेजी से मुस्कुरा रहे हैं। और वर्चुअल इनफॉर्मल जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसको एड्रेस किया है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया? इंडोनेशिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और मेन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था कि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी इश्यूज जो हैं वो G33 के हैं उसको डिस्कस किया जा सके, जो एग्रीकल्चर के इश्यूज हैं ट्रेड से रिलेटेड वो डिस्कस किए जा सकें। और WTO मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बाकी कंट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, गाइडलाइंस बताती है कि किस तरह से ट्रेड करना है। तो WTO के साथ बात की जा सके कि किस तरह से जो है वो ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करना है, उसके बारे में ये चर्चा हुई है। और G33 स्पेशली आप कह सकते हो कि एक स्पेशल एग्रीकल्चर इकोनॉमीज का ग्रुप है जिसको फ्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसमें लेकिन 33 मेंबर नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना, 48 मेंबर्स हैं। 48 मेंबर्स हैं। और इसको कौन से ईयर में बनाया गया था? 2003 में बनाया गया था, जिसको कहा जाता है दोहा राउंड ऑफ WTO। मतलब WTO की मीटिंग हुई थी दोहा के अंदर 2003 में, तब ये डिक्लेरेशन जो है वो साइन की गई थी। इसका मेन मकसद वही है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो WTO की मेंबर हैं वो आपस में जो हैं वो किस तरह से ट्रेड को आगे बढ़ा सकती हैं, एग्रीकल्चर मार्केट को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये G33 का ग्रुप बनाया गया था। सिंपल इतना ही याद रखना है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इंडिया का पहला हाई एश कोल टू मेथेनॉल कन्वर्जन प्लांट जो है वो लगाया है कौन सी जगह पे? हम इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं स्टेट वाइज की कौन सी स्टेट में लगाया है और कौन सी कंपनी ने लगाया, ये भी आपको पूछा जा सकता है। भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने लगाया कहाँ पे? हैदराबाद, मतलब तेलंगाना के अंदर इसको लगाया गया है। डी इसका आंसर होगा। और इसका काम क्या होगा इस प्लांट का कि यार मेथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब मेथेनॉल, कोल टू मेथेनॉल अगर प्रोड्यूस करेंगे तो मेथेनॉल को हम
ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, मतलब व्हीकल्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, ब्लेंड करके क्रूड ऑयल के अंदर मिक्स करके इसको जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। जब इसको यूज करेंगे तो हमारा जो एक सोर्स बनेगा क्लीन एनर्जी रिसोर्स बन जाएगा, जिसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है वो साफ होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमने जो है वो इन्वायरमेंट को बहुत ही तेजी से जो है वो साफ रखना है। वो तभी होगा क्योंकि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, उससे पोल्यूशन बहुत होता है, तो उसको कम किया जा सकता है इस मेथनॉल का यूज करके, क्रूड ऑयल के साथ ब्लेंडिंग करके। और आपने याद रखना है कि जो BHEL है उसके जो करंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वो नलिन सिंघाल हैं। कौन है? नलिन सिंघाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? न्यू दिल्ली। और इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1964 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने नीति आयोग के साथ टाई अप किया है ताकि जो उनका मटेरियल है कंपनी का वो स्कूल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सके, जो उनका प्रीमियम मटेरियल है वो स्कूल स्टूडेंट्स को दिया जा सके। ये 6ठी से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? बाइजू। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो बाइजू और नीति आयोग के बीच में टाई अप हुआ है ताकि बाइजू जो अपना लर्निंग मटेरियल है वो स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा और ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा। और ये दिया जाएगा 112 आकांक्षात्मक जिले जो डिक्लेयर किए गए थे नीति आयोग के द्वारा, तो उनको दिया जाएगा। आकांक्षात्मक जिले वो जिले होते हैं दोस्तों जिनको हमने हर तरह से डेवलप करना है। तो टोटल 115 जिले होते हैं ये, इसके अंदर 115 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। हर स्टेट में एक तो होगा ही होगा कम से कम। नीति आयोग इस प्रोग्राम को चला रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षात्मक जिले। और इसमें मिनिस्ट्रीज भी जो हैं वो दी गई हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को काम दिया गया है। और इसमें जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या आकांक्षात्मक जिले हैं उनके जितने भी काम हो रहे हैं उसके ऊपर निगाह रखी जा सकती है। और इसमें अलग अलग चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, वाटर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल डेवलपमेंट है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। टोटल 49 इंडिकेटर्स हैं जिनको इम्प्रूव करना है इसके अंदर। तो ये नीति आयोग चला रहा है। तो 115 में से 112 आकांक्षात्मक जिले 6ठी से 12वीं क्लास और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये लर्निंग मटेरियल बाइजू प्रोवाइड करेगा। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है बाइजू करियर प्लस प्रोग्राम। ये बाइजू अकेला नहीं चला रहा, ये आकाश इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर चला रहा है कि जो 11th के और 12th के स्टूडेंट हैं उनमें से हम 3000 बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को चुनेंगे और वो 3000 स्टूडेंट्स को हम फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। और उन 3000 स्टूडेंट्स को जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे कौन से सेक्शन के अंदर? मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज है मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर, खास करके आकाश की और बाइजू की। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा हो गया वॉलंटरी इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन, कि जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर जो 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक हैं उनको कोचिंग क्लासेस भी फ्री दी जाएंगी और साथ ही साथ बेस्ट फैकल्टी के द्वारा वो कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी ताकि एजुकेशन फॉर ऑल का सपना पूरा हो सके। और रिसेंटली बाइजू ने एक USA बेस्ड कंपनी को एक्वायर कर लिया जिसका नाम है थिंकर, जो कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्किल्स के बारे में जो है वो जागरूक करवाती है लोगों को। ये कंपनी का 100% हिस्सा जो है वो बाइजू ने खरीद लिया है। तो इससे क्या होगा? बाइजू जो है वो बहुत से बच्चों के साथ और भी जुड़ जाएगा ग्लोबल लेवल पे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है जितनी भी मैंने यहाँ पे बताई हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या होता है, बाइजू क्या कर रहा है दोनों प्रोग्राम के अंदर, कौन से इंस्टीट्यूट का साथ मिल रहा है उनको, और किस तरह से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा नीति आयोग के साथ मिलकर। अगला आते हैं कौन सी स्टेट का शिराक होंग चिल्ली मतलब मिर्च और तामेंग लॉन्ग ऑरेंज मतलब संतरा हैव रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या इंडेक्स टैग। तो आपने याद रखना है कि एक तो हमारे पास है सिराराखोंग चिल्ली। सिराराखोंग एक गांव है उस स्टेट का जहां पे आप कह सकते हो कि एक फेस्टिवल लगता है, हाथेई फेस्टिवल। हाथेई इसी मिर्च का जो है वो नाम है, एक चिल्ली का नाम है। तो आप कह सकते हो कि इसी के नाम से जो है वो इसका नाम रखा गया है, और हाथेई फेस्टिवल क्योंकि ये मिर्च का फेस्टिवल होता है। और एक है हमारे पास तामेंग लॉन्ग ऑरेंज। तो इन दोनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है मणिपुर के। ये दोनों जो हैं वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग रहेंगे। तो जो सिराराखोंग चिल्ली है जिसको हथेई चिल्ली भी कहा जाता है, मणिपुर के उकरूल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मणिपुर के स्टूडेंट इस बात के ऊपर ध्यान रखें। और तामेंग लॉन्ग ऑरेंज जो कि आप कह सकते हो जेलियांग रोंग नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और इसकी खास बात क्या है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है इनको मिला है, तो इसका मतलब अब ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी कि पता लग जाएगा कि यार ओरिजिनल प्रोडक्ट ये कहाँ का है। तो अपने प्राइस को ये इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्राइस को कंपटीशन मार्केट के अंदर अच्छा कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का सामान जो मार्केट में बेच सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है स्टार्ट ही इसलिए किया गया था ताकि पता लग सके ये परफेक्ट कौन सी लोकेशन से जो है वो आया है, ताकि उस प्रोडक्ट की रेपुटेशन, उस एरिया की ओरिजिनलिटी जो है वो बरकरार रह सके।
और ये पेरिस कन्वेंशन के अंदर जो है वो साइन किया गया था। और याद रखना ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, 1999 का एक एक्ट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, और उसको कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। और इसका मेन मकसद यही होता है कि उनको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस दिलाना जिनकी ओरिजिनलिटी है इसके अंदर। तो एक तो हमारे पास हो गया तामेंगलोंग ऑरेंज, और एक हमारे पास हो गया कौन सा, सिराराखोंग चिली। और आपने याद रखना है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सी स्टेट की, मणिपुर की। और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो कौन है, ला गणेशन, रिसेंटली अपॉइंट किए गए ला गणेशन। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह हैं, एन बीरेन सिंह। और यहाँ की जो प्राइम नेशनल पार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्राइम नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे बहुत ही फेमस कैबुल लेमझाओ नेशनल पार्क, कैबुल लेमझाओ नेशनल पार्क। ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दोस्तों, याद रखना है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटक लेक के ऊपर बना हुआ है। लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर, याद रखनी है ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, प्रगति, ताकि डेवलपमेंटल ऑफिसर उस ऑर्गेनाइजेशन के इसको यूज कर सकें और चेक कर सकें कि कितनी पॉलिसीज बिकी हैं, एजेंट्स क्या काम कर रहे हैं, कितनी पॉलिसीज आई हैं, कितनों ने प्रीमियम भरा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंटल ऑफिसर चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। और ये एप्लीकेशन लॉन्च की है किसने, प्रगति ने, LIC की तरफ से लॉन्च जो है वो इसको किया गया है। तो LIC लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन प्रगति, जो कि डेवलपमेंटल ऑफिसर्स के द्वारा यूज की जाएगी। तो प्रगति का सबसे पहले मीनिंग क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। तो इससे जो है वो रिव्यू किया जा सकता है डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा। तो इसमें क्या होगा कि रियल टाइम में डेवलपमेंटल ऑफिसर देख सकते हैं कि LIC एजेंट्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, क्या काम कर रहे हैं वो, और रियल टाइम परफॉर्मेंस का एनालिसिस वो यहाँ पे कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसको, और देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, कितनी पॉलिसी एक्टिवेट हुई है, कितनों का प्रीमियम आया है, गया है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चेक हो जाएंगी। और इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जिसका मतलब है जीवन साक्ष्य। जीवन साक्ष्य का मतलब ये एक तरह का प्रूफ देगा कि आप जो है वो जीवित हो, मतलब लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन का यूज करना है। जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं वो ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ताकि उनको पेंशन वगैरह मिलती रहे, तो वो जीवन साक्ष्य एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे। और रिसेंटली LIC ने एक आनंद नाम से एप्लीकेशन लॉन्च की थी, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ये उन्होंने अपने एजेंट्स के लिए लॉन्च की थी ताकि वो जितना भी ऑन बोर्डिंग है, जितने भी कस्टमर्स हैं LIC की पॉलिसी लेने, वो सारा काम ऑनलाइन कर सकें। तो सब कुछ ऑनलाइन कर देना LIC ने, तो उसके नाम से आनंद एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। रिसेंटली LIC मित्रा भी दोस्तों लॉन्च किया गया है। LIC मित्रा एक चैट बॉट है जो LIC से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेगा। 3 लैंग्वेज में है ये, इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में, और 50,000 डेली क्वेरीज को ये सॉल्व करता है। और एक इन्होंने और पॉलिसी चलाई थी बचत प्लस, बचत प्लस भी LIC ने चलाया था, याद रखना है ये एक तरह का सेविंग प्लान है जिसमें 1 लाख रुपए तक का जो है वो आपको पॉलिसी मिल जाएगी और 5 साल का जो है वो उसका मेच्योरिटी पीरियड होगा। बचत प्लस, LIC मित्रा, LIC मित्रा चैटबॉट है, जीवन साक्ष्य, आनंद एप्लीकेशन, प्रगति, ये सब कुछ LIC का है। LIC बनाया कब गया था, 1956 में, और LIC के जो हेड हैं वो हैं MR कुमार, MR कुमार। अगला आते हैं दोस्तों हमारे पास, वो है पिक्चर से कुछ क्वेश्चन को करेंगे। रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की है, रेल कौशल विकास योजना, किसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। तो क्या होगा इसके अंदर दोस्तों 50,000 युवाओं को स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी 3 साल के अंदर। कहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, जो रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चुना गया है, 75 इसलिए क्योंकि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए 75 इंस्टीट्यूट 50,000 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे 3 साल के अंदर, ताकि उनको अलग अलग तरह के काम जो है वो रेलवे के अंदर दिए जा सकें। और ये 4 ट्रेड्स के अंदर स्किल्स दी जाएंगी, इलेक्ट्रीशियन की स्किल, वेल्डर का काम सिखाया जाएगा, मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक का काम सिखाया जाएगा, और फिटर, ये काम जो है वो सिखाए जाएंगे। और आप कह सकते हो 100 घंटे का ये कोर्स होगा जिसमें इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा सरकार इसमें नहीं लेगी, लेकिन 18 से लेकर 35 साल के युवाओं को जो है वो इसमें लिया जाएगा जिनके आप मेट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, उसके बेस पे मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। और ये पूरा कैरिकुलम ट्रेनिंग का कौन इस स्कीम को चलाएगा, उसके लिए चुना गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसमें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और वो कौन देगा, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन, और ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है दोस्तों, वडोदरा के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको पता लग चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवे के, रिसेंटली लगाया गया है।
और बहुत ही फेमस नाम भी है, और ओडिशा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राज्यसभा के ये मेंबर हैं। अगला आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, टेकिंग इंडिया लाइफ साइंसेज टू द ग्लोबल स्टेज। मतलब जो हमारी रिसर्च है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो हम काम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको अगले लेवल पे लेके जाना है, ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, यही इसका थीम भी है। और ये मीटिंग हुई थी रिसेंटली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, और ये थर्ड मीटिंग थी उनकी जो इस बेस पे हुई है, और उसका थीम भी यहीं रखा गया है। वो कहते हैं कि आजकल मार्केट जो है वो $550 मिलियन की इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन इसको 5 से 6 बिलियन कर देना है हमने जल्दी ही। इसमें वैक्सीन होगी, ड्रग्स होगी, फार्मास्यूटिकल हो गया, सबको इंप्रूव करना है। और आप कह सकते हो कि एक टारगेट और भी रखा गया है कि 2025 तक हमने इसको $150 बिलियन का बना देना है। $150 बिलियन बाय 2025 बायोटेक्नोलॉजी मार्केट को इंप्रूव करना है, जिसमें वैक्सीनेशन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगला आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा क्वेश्चन, क्योंकि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर जोशीहिडे सुगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। लास्ट ईयर तो इनको बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर 2020 में जो है वो बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर जापान के शिंजो आबे जी ने रिजाइन कर दिया था। उनकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण जो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद जोशीहिडे सुगा को क्या बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन अब उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब देखा जाएगा किसको बनाया जाएगा, लेकिन आपने याद रखना है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एलडीपीसी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके लीडर हैं। और जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। और इसके भी 2 हाउस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही वहाँ पे भी लोकसभा राज्यसभा है। लोअर हाउस है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और एक राज्यसभा है जिसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ काउंसलर्स, हाउस ऑफ काउंसलर। इसमें 495 मेंबर्स हैं, इसमें जो है वो 465 मेंबर्स हैं, और इसमें 245 मेंबर्स हैं। इंडिया की तरह बिल्कुल वहीं 2 हाउस, उसी तरह से लोग जो है वो यहाँ पे चुने जाते हैं। और जापान के जो एम्परर हैं वो याद रखोगे नारुहितो हैं, नारुहितो। और कैपिटल जो है वो टोक्यो है, और करेंसी जो है वो येन है। अगला आते हैं पद्मश्री से सम्मानित थानू पद्मनाभन, उनका देहांत हो गया दोस्तों। वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट थे, आप कह सकते हो कि फिजिसिस्ट भी हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट भी हैं। मतलब जो पुलाड़ यात्री हैं या पुलाड़ के बारे में जो है वो जानकारी रखते हैं, उनके बारे में खोज करते हैं। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला से बिलोंग करते हैं। और इनको 2007 में जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में सम्मानित किया गया था। और एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिस्ट निकाली गई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये 24th रैंक था इनका, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत सी अच्छे से काम किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे, नाम सबसे इंपॉर्टेंट है थानू। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला है कि आरबीआई ने 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है यार कुप्पम कोऑपरेटिव टाउन बैंक के ऊपर, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर खरा नहीं उतरा। याद रखना है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ये आंध्रा से बिलोंग करता है। और एक बात इसमें और याद रखनी है कि आरबीआई जो ये पेनल्टीज लगाता है अलग अलग तरह की, ये कौन से सेक्शन में आता है, ये सेक्शन 30 में आता है। कौन से एक्ट के अंदर, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर। नेक्स्ट है टीएमबी लॉन्च्ड इनिशिएटिव ऑन इट्स 100th एनिवर्सरी। ये भी एक बैंक है दोस्तों जिसको कहते हैं तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक। उसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, 1921 में उसको बनाया गया था, 2021 में 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया जिसको नाम दिया गया डिजी लॉबी। डिजी लॉबी मतलब क्या होगा कि कस्टमर जो है वो बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सकती है उनको, और मोबाइल वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में उनको चेतना दी जा सकती है। नेक्स्ट, अल्जीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्दुल अजीज बोतेफ्लिक, उनका देहांत हो गया है। अल्जीरिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, 1999 में ये लगाए गए थे, 2019 में इन्होंने रिजाइन किया था, 2019 में। तो 20 साल तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं अल्जीरिया के, और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं अल्जीरिया के। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया 18 सितंबर को। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि आपने जो है वो इस बैम्बू को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट करना है, ताकि इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इसका यूज़ हो सके। और बैम्बू जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होता है। अरुण जेटली जी ने बैम्बू को ग्रीन गोल्ड का नाम भी दिया था, ग्रीन गोल्ड का नाम दिया था। अब तो अरुण जेटली जी नहीं रहे, लेकिन उनको याद जो है वो इस तरह से हम कर सकते हैं। और वर्ल्ड बैम्बू डे का जो पूरा स्लोगन है, स्लोगन क्या है, वो क्या है, प्लांट बैम्बू, #प्लांट बैम्बू, ये इसका स्लोगन है। और आगे कैप्शन है, इट इज़ टाइम टू प्लांट बैम्बू। और एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेल्जियम के अंदर।
नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो है वो 18 सितंबर को मनाया गया। इसका मेन मकसद यही है कि वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताया जा सके और वाटर को बचा के रखा जा सके। पानी की बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अलग अलग तरह के एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं इसके अंदर कि एजुकेट किया जा सके कि किस तरह से पानी के रिसोर्सेज को बचा के रखा जा सकता है। नेक्स्ट, मेघालय ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, गवर्नेंस इनिशिएटिव, जिसको नाम क्या दिया गया, जिसको नाम दिया गया है मेघ ईए। एक प्लेटफॉर्म था दोस्तों इंड ईए, याद रखना है क्या था, इंड ईए। इंड ईए प्लेटफॉर्म का मेन मकसद था कि जो सरकार की सर्विसेज हैं वो लोगों को डिजिटल मिल सके। तो इसका नाम था इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो अब मेघ ईए का नाम क्या होगा, मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो मेघालय की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर मतलब मेघालय की जो डिलीवरी सर्विसेज हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीके से दी जाती थी वो डिजिटल दी जाएंगी। तो इससे डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जा सकता है। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, कोनार्ड के संगमा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, सत्यपाल मलिक जी। और कैपिटल क्या है, शिलोंग। और यहाँ पे आप अश्विनी वैष्णव जी को देख रहे हो, अश्विनी वैष्णव जी ने और साथ में कोनार्ड के संगमा दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। अगला आते हैं क्वेश्चन, 18 सितंबर 2021 का क्या था। वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि आज़ादी के बाद जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म पहली बार इंडिया में कब किए गए थे, किसके अंडर किए गए थे, कौन सी सरकार के अंडर किए गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 में एक रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज़ादी दी लोगों को कि अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो। सरकार ने कुछ एरिया को प्राइवेट करना स्टार्ट किया ताकि पैसा सरकार के पास आए और पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ेंगे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो किया करेंगे। हमने ओपन इकॉनमी कर दी, इससे पहले क्लोज्ड इकॉनमी थी। तो इतने अच्छे रिफॉर्म्स कर दिए। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी जो है उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसलिए एलपीजी रिफॉर्म्स को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। तो 1991 में जो है वो ये रिफॉर्म्स हुए थे। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं। क्योंकि देखो यार, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, है ना। एक को हम कहते हैं पूंजीवाद, एक को कह देते हैं समाजवाद। तो दोनों के मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या है, अब तो मैंने आपको बहुत सिंपल कर दिया क्वेश्चन। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो हिंट आपको दे दिया है उससे समझें क्वेश्चन को और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। हर बच्चे ने आंसर करना है और मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चा यार वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। बेल बटन को प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके बेनिफिट मिलेंगे आपको कि आपको पता लग जाएगा कि कब लेक्चर अपलोड हो रहा है। जनरली हम लेक्चर को अपलोड करते हैं 9 से लेके 10:30 के बीच में या 11 के बीच में। तो आपको पता लग जाता है कि इस टाइम पे वीडियो आने वाला है। तो अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन मुस्कुराते रहें यार। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे, इसी तरह से मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते रहोगे तो आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, उसके ऊपर आपका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपका एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना है, लेकिन सबको साथ लेके चलना है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।